मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस में असमंजस का दौर लगातार जारी है। पलायन का दंश तो कांग्रेस झेल ही रही है। अब शीर्ष नेतृत्व चुनाव राज्यों में भी सीएम चेहरे पर अभी तक फैसला नहीं ले पा रहा है। दरअसल बताया भी जा रहा है कि कलह के दलदल में फंसती कांग्रेस को अब लगता है कि 3 राज्यों में बगैर सीएम चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। ये राज्य हैं हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल 2022 में है और इसके पहले भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना मैदान में उतरी थी। केवल पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी ही सीएम उम्मीदवार घोषित किए गए थे। हालांकि वहां भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी। स्थिति ये है कि गुजरात में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता से बाहर है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी को 99 के आंकड़े पर रोकने में सफल रही, लेकिन पिछले 5 साल में संगठन कमजोर हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में कमान रहने के बावजूद सीएम चेहरा तय नहीं किया गया था। अभी तक यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं चुन पाया है। दरअसल जबकि बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया है और चुनावी बैठक करते हुए 2024 की रणनीति भी बना रहे हैं। गुजरात में इस बार के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस के सामने इस बार दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के सामने चैलेंज है कि 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कैसे सियासी मात दें, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दस्तक से कैसे अपने वोट बैंक को बचाए रखें। कांग्रेस गुजरात में अपने 27 सालों के सत्ता में रहने के दौरान आपको बता दें किए गए कामों को लोगों के बीच में रखने की रणनीति बना रही है और साथ ही साथ ताकि बीजेपी के 27 सालों के शासन में सेंध लगाई जा सके, उनके कामों में जो लोग फर्क समझते हैं उसको और बेहतर तरीके से समझा सके। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को उसके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला नहीं बनने देना चाह रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ अपनी प्रचार मुहिम को केंद्रित करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी के पास स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत नेता नहीं है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो आनंद शर्मा की बीजेपी ज्वाइन करने के खबरों के साथ ही कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात तक की खबरों को खारिज कर चुके हैं। वहीं इस तरह की अटकलों को लेकर पार्टी असहज है। पार्टी मानती है कि इस तरह की अटकलों से चुनाव में राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि आनंद शर्मा विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। वहीं कर्नाटक की बात करें तो सूत्रों का ये भी कहना है कि कांग्रेस को लगता है कि इस बार कर्नाटक में सत्ताधारी भाजपा को चुनौती देने के लिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना जरूरी है। एक कारण है कि पार्टी में गुटों के बीच कलह, जबकि कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सीएम उम्मीदवार और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। जाहिर है चुनावी राज्यों में कांग्रेस सिर्फ गुटबाजी ही नहीं झेल रही, बल्कि असमंजस के दौर से भी गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ये मुनाफे का सौदा साबित न हो जाए। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इस वक्त ओमकार नाथ सिंह जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के वाकई असमंजस की स्थिति में है और जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं, क्या वजह है कि सीएम चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा? नेहा जी, 1952 से लेकर और आज तक एक पंजाब के एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कभी भी कांग्रेस ने किसी भी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। हमारे यहाँ हमेशा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है और उसी में डिसाइड होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर हाईकमान भी कोई तय कर लेता है तो फैसला विधायक दल की बैठक में ही होता है। इसलिए कभी भी हमने कोई चुनाव, मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आज तक हमने किसी भी चुनाव में सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया। भजन गोविंद बल्लभ पंत से लेके
और लास्ट में सबसे लास्ट में हमारे यहाँ नारायण दत्त तिवारी जी हुए थे 59 में। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को घोषित किया गया। हमेशा विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें कांग्रेस नेता का चयन होता था। 1962 में तो बाकायदा 1964 में बाकायदे चुनाव हुआ था कमलापति त्रिपाठी जी का, सुचेता कृपलानी का, और उसके अंदर सुचेता जी जीती थी। तो हमारे यहाँ सिस्टम एकदम क्लियर है और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। जहाँ तक नेता आते हैं जाते हैं उनका कोई बात नहीं है। कोई हर पार्टी में होता है, लोग पार्टी से निकलते हैं और दूसरी पार्टी में जाते हैं, जब उनको तो समझ में आता है कि हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं फायदा नहीं है, हमें दूसरे का फायदा मिलने वाला है, अवसर तलाशते हैं और निकल जाते हैं। वो एक अलग बात है। उससे आप इंडिविजुअल किसी का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, किसी की बड़ाई कर सकते हैं। आप चाहें तो नेतृत्व को दोषी देना चाहें तो दे दें, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा क्लियर है। जो हमारी विचारधारा के साथ है उसका तहे दिल स्वागत है और हम उसी विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। आलोक वत्स जी, ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे देखती है, क्योंकि अगर सीएम चेहरा कांग्रेस की तरफ से नहीं घोषित किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि एक तरफ ये भले ही कहा जा रहा हो, देखिए कि हम लोग तो सीएम चेहरा घोषित नहीं करते, लेकिन पंजाब में इन्होंने किया, और दूसरी बात ये है कि जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं उससे बचने की भी एक कांग्रेस की कोशिश है क्या? देखिए नेहा जी, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अग्रसर हो चुका है। अब तो कांग्रेस लुप्त भारत की बात होने लगी। इनके यहाँ गुटबाजी, इनके यहाँ पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जाना, ये सब अनवरत चल रहा है। हिमाचल में, कर्नाटक में गुटबाजी चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी को आसन्न चुनाव में विधानसभा के हम इन्हें विपक्ष की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हमको तो इनसे कोई चक्कर दूर दूर तक नहीं प्रतीत हो रहा है। ये अपना घर संभाले पहले, उसके बाद ये चुनाव की बात करे तो बेहतर होगा। ये किसी भी मायने में हमें टक्कर देने के काबिल कहीं से है ही नहीं। गुजरात में हम पिछले 3 दशकों से जनता के विश्वास पर खरे उतरने के साथ वहां पर हमारा शासन है। हिमाचल हम जीतेंगे, कर्नाटक में भी हम इससे ज्यादा मेजोरिटी से आएंगे। तो कांग्रेस का तो कुनबा ही पूरा बिखरा हुआ है और आज तक 8 वर्षों में ये एक फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए। अब अटकलें लग रही है कि आनंद शर्मा जैसे कद्दावर नेता भी शायद इनका साथ छोड़ दे। तो ये सब बातें सिर्फ कांग्रेस के साथ ही हो रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने लगता है। यही दिल्ली में हुआ और यही पंजाब में हुआ। ठीक है। और गुजरात में भी कहीं कांग्रेस की जगह मेन ऑपोजिशन में आप न खड़ा हो जाए। ठीक है। आपने सुना ओमकार जी, अभी सीधे सीधे आलोक जी ने कहा कि देखिए गुजरात में तो हम बेहतर स्थिति में हैं ही, हिमाचल में भी हम बेहतर स्थिति में हैं और कर्नाटक और साथ ही साथ जो बाकी और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी हम बेहतर स्थिति में आएंगे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि गुजरात में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता से बाहर है। 2017 में विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो पार्टी बीजेपी को 99 के आंकड़े पर रोकने में सफल रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनौती बनकर आप लोगों के सामने है, वोट काटेगी आपका। कैसे उस चुनौती का सामना किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं बचा जा सके और जो सत्ता में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है उसको भी उखाड़ा जाए? नेहा जी, एक तो अब डिबेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमारे भाई कहते हैं कांग्रेस को हम अपना मानते ही नहीं, अपना विरोधी, तो हम तो मुक्त हो गए। तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं है और इसका डिबेट का भी कोई मतलब नहीं रह गया है कि भाई हमारे आश्वस्त हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। आप आश्वस्त नहीं है क्या? नहीं, हमारे आप आश्वस्त है या नहीं है, बताइए। हम हमारे भाई अगर आश्वस्त हैं तो हम इनको कैसे निराश कर देंगे? भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? वो तो आश्वस्त है, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? सुन तो लीजिए,
हम लड़ेंगे तो हम इससे क्यों लड़ने जाएंगे? हम जनता के पास जाएंगे अपनी बात लेके। ये तो हमको मुक्त मान लिए हैं, जनता हमको मुक्त मानेगी। मुकाबला किससे है आपका? आप खुद ही वो कहते हैं हमारा मुकाबला आपसे नहीं है। आपने हाँ तो नहीं है, हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो आपका मुकाबला किससे है? हमारा जनता से है। जनता से मुकाबला करेंगे आप? हाँ, जनता से मुकाबला करेंगे आप? ये जनता का समर्थन मांगेंगे आप? तो लीजिए, समर्थन ही तो मुकाबला होता है। समर्थन मुकाबला होता है? हाँ, समर्थन ही मुकाबला होता है। कैसे बात आप कर रहे हैं? समर्थन मांगने जाएंगे उनके पास और अपनी बात को कहेंगे कि इन्होंने इस 3 दशक में क्या क्या आपके लिए नुकसान किया है और अगर आप फिर इनको चुनेंगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है, हम ये उनको बताएंगे। हम जनता के पास जाएंगे, हम अपना मुकाबला किसी से नहीं मानते। हम जनता का समर्थन हासिल करने जाएंगे और जनता अगर हमको देगी वोट तो हम जीतेंगे, सीधी सी बात। मुकाबला इनसे क्या करें भाई? इनसे मुकाबला करने का मतलब ये तो बेचारे साम दाम दंड भेद के साथ में दादागिरी भी करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, इन्होंने अन्य कारणों से उसको तोड़ दिया। तो अभी ये स्थिति में क्यों पहुंच गई है कांग्रेस सर कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ पे कमान रहने के बावजूद भी, एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई? सुन तो लीजिए, इसलिए पहुंचती है कि ये भ्रष्टाचार की जड़ों को इन्होंने नीचे तक डाल दिया। लोगों को खरीदते हैं रुपए पैसे से, और जब खरीदते हैं और पैसा लेके लोग जाते हैं और दूसरे ईडी का डर दिखाते हैं, ईडी का डर दिखाते हैं कि भाई हम तुम्हारे संग ये कर देंगे, इनके यहाँ चला जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत दिन नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद इसमें भी एक विरोध आएगा और लोग खड़े होंगे कि भाई अब तुम ईडी दिखाओ और चाहे हमें फांसी दे दो, हम अब देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देंगे, अब तुमको नहीं आने देंगे। ठीक है आलोक जी, जल्दी से जवाब दीजिए फिर। इनको आने देने और रोकने का इनके पास, हम तो जहाँ भी हैं जनता के विश्वास पर खरा उतरे हैं, तभी वहाँ पर हम हैं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हमने उनको रिलीफ देने का काम किया है। जितनी भी हमारी 44 कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हमने असली जामा पहनाया है और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया है, चाहे वो शौचालय के निर्माण में हो, घर के निर्माण में हो, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में हो, या सड़कों का हो, बिजली का हो, कहीं राशन देने का हो, सब में जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। और अब जिस तरीके का परंपरागत ठोस ढांचा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में बिल्ड हो रहा है, उससे आने वाले भविष्य में एक मजबूत भारत, एक स्वस्थ भारत, एक उदयमान भारत की स्थापना होने में कोई संशय नहीं है। ओंकार जी, रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि देखिए अब इसी साल के अंत तक अब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुकाबला ही नहीं है इनसे तो कुछ, और ऐसे में अब सवाल ये है कि एक एक राज्य से कांग्रेस हटती जा रही है। या तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है या फिर क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गुजरात में वापस कांग्रेस का शासन लाने के लिए, 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन उखाड़ फेंकने के लिए, या हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, आप पार्टी की जो बात हो रही है, आप पार्टी पिछले चुनाव में भी वहां थी गुजरात में, और हम भी चुनाव लड़े थे और भाजपा भी लड़ी थी और हमने भाजपा को रोका था। 99 सीट पर रोक लिया था। अगर 4-5 सीटों का एफेयर होता शायद कांग्रेस सरकार बन जाती। तो ये चीजें कहना बेमानी है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपना जगह बना रही हैं या उस जगह पे आ रही हैं। कुछ हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है क्या? आपने देखा पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया? नहीं, अब वो दूसरी बात है। जब हमारा मुकाबला, क्या कहते हैं, हम चुनाव में गए, जनता ने हमको समर्थन नहीं दिया तो कोई न कोई पार्टी तो आएगी, और हमारी गलतियों की वजह से कांग्रेस हर चुनाव को ऐसे ही देखती है क्या कि अगर और कोई आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर नहीं आती है तो कोई और पार्टी तो आएगी? बिल्कुल आएगी। ये तो हर पार्टी देखती है, ये तो हर पार्टी देखती है। अगर मान लीजिए हमने गलत काम किया है और हमारी गलती की सजा मिलेगी तो किसी को तो जगह मिलेगी वहां पे। ये कौन सी नई बात हो गई? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारेगी तो कोई न कोई पार्टी तो सरकार बनाएगी ना वहाँ पे। ठीक है ओमकार जी, इस वक्त हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार के। बहुत स्वागत है सर आपका। कपिल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि अब जो जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा,
क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इससे कितनी गदगद है या कितना फायदा उन्हें मिलेगा? कपिल जी, देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है, अब कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं, और बड़ी विकट दौर से कांग्रेस गुजर रही है। कितना लंबा कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा और संरक्षण देने का काम किया। जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि परिवारवाद की नहीं, राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी, और सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सब लोगों को देने का काम किया। यहाँ पोस्टर चिपकाने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक सामान्य महिला जो द्रौपदी मुर्मू है, साधारण दलित परिवार की महिला भी भगवान ने चाहे तो राष्ट्रपति बन सकती है। तो ऐसी संभावना, अपार की संभावना, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ संभावना रहती है बनने की। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस को जो कहने दीजिए, वो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें न करें, पर कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व अब नहीं बचा है। जिन प्रदेशों में कांग्रेस अभी है, वहां भी इसलिए आप जान रहे हो कि राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, रोज बयानबाजियां होती है, रोज झगड़े होते हैं, और भाजपा बहुत तेजी के साथ, जनता ने भाजपा को स्वीकार किया है और बहुत तेजी के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसी साल के अंत तक गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, उसके बाद राजस्थान में भी होंगे, उसके बाद कई और राज्यों में, कर्नाटक में भी होंगे। लेकिन अब गुजरात की अगर हम खास तौर पे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद, पहले वो सीएम थे, अब पीएम बन गए जब, लेकिन गुजरात में जो एक खाली सीट है वो भर नहीं पाई, यानी कि उनकी कमी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में क्या लगता है कि 27 साल के शासन में कड़ी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस पार्टी, या फिर आगे बढ़ पाएगी? एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। नहीं, देखिए, व्यक्ति का अगर लड़ रही, कोई व्यक्ति नहीं होता। हर व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। मोदी की क्षमताएं, योग्यताएं अलग प्रकार की हैं, उसको तुलना करना मुझको लगता उचित नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर अच्छा काम हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार मुक्त सरकार संगठन, भ्रष्टाचार मुक्त संगठन, इस सरकार ये देने का काम किया, जनता ने तो स्वीकार भी किया। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि ये तमगा आपको किसने दिया, राष्ट्रवाद का? आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये राष्ट्रवादी की जिक्र होती है। कहते हैं देश को आजाद कराने में तो हम लोगों का योगदान है, राष्ट्रवाद आप अपने आप को कहते हैं। हम लोगों का नहीं, पूर्वजों का, इन लोगों का नहीं। इन लोगों ने देश को खराब करने का काम किया है। वो जमाना चला गया। सबका योगदान है, हमारा भी है, आपका भी है, हमारे आपके परिवारों का भी है। ये विषय नहीं है। और ये नहीं रखा कि परंपरा, देश आपने आजाद कराया तो परंपरागत आपका देश कब्जा रहेगा। आप कितना ही भ्रष्टाचार करें, कितनी चोरी ही करें, कितना ही देश को लूटने का काम करें, तो परंपरागत देश आपके भरोसे रहेगा। ये नहीं हो सकता। नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नया काम आ रहा है, नए विजन के साथ लोग आ रहे हैं। तो आज जनता ने मोदी जी को दोबारा, योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा अमेंडमेंट देकर के जीता है। और मुझको लगता है जिन प्रदेशों की आप बात कर रही हैं, उनमें भी बहुत अपार संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार आने की है। जो कांग्रेस का चेहरा, उनका काम करने का तरीका, उनका परिवारवाद, भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं और तुष्टीकरण, वो लगातार देश ने पहचाना है। ठीक है ना? और हमको लगता है आने वाला समय ये और अधिक जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कपिल जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। ओमकार जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपने सुना होगा कपिल जी को, और किस तरह से वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद हमारी पार्टी करती है, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से गुटबाजी आप लोगों की है, जिस तरह से परिवारवाद पर आप लोग चलते हैं, यही वजह है कि जनता आपको नकार देती है। ऐसा है, अभी हम कपिल जी को सुन रहे थे और वो चले गए, वरना मैं उनको शुभकामनाएं देता। वो भूल गए कि पिछली सरकार में, राजस्थान की बात कर रहे थे कि वहां आए दिन बयान कर रहे हैं, पिछली सरकार में कम से कम 150 एमएलए हाउस के अंदर बैठ गए थे उन्हीं की पार्टी के, कि हमें क्या कहते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तरह तरह के वक्तव्य आते थे। लेकिन उसके बाद भी वो जीते। तो कैसे मान ले रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री के यहाँ अगर कोई मतभेद हो रहा होगा तो हमारे मुख्यमंत्री हार जाएंगे? अच्छा, गुटबाजी है या नहीं है? राजस्थान की बात कर लो सर, राजस्थान में भी एक गुट अशोक गहलोत का है
दूसरा कहाँ गुट जो है गुटबाजी सचिन नहीं पायलट का है। क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? ईमानदारी से बताइए, नहीं है गुटबाजी वहाँ पे? वहाँ भी गुटबाजी है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, कांग्रेस में तो है ना। आप अरे इंसान अपने परिवार को ठीक करते हैं, अपनी पार्टी को ठीक करता है, या फिर ये देखता है कि सामने वाले के घर में भी तो लड़ाई हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा परिवार कहाँ खराब हो रहा है? अगर मान लीजिए हमारे यहाँ सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में कोई बातचीत हो रही है तो उसमें कौन सी तूफान आ जा रहा है? नहीं सर, ये परिवार जो टूट रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आनंद शर्मा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है, आनंद शर्मा जी मिलने गए तो कहा उन्होंने कह दिया कि हम क्या कहते हैं कांग्रेस छोड़ रहे हैं? कहा नहीं, मतलब जब जाएंगे तभी आप मानेंगे क्या? अरे आप अपने आप कहानी बना लीजिए कि आनंद शर्मा जा रहे हैं। हम थोड़ी बना रहे हैं सर, ये हम थोड़ी ना बना रहे हैं। जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। अगर ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि वो भाजपा में जा रहे हैं, तो इसे कैसे जवाब देंगे? अभी ऐसी कोई खबर नहीं है हमारे पास। आपके पास होगी तो आप अपने पास रखिए, हम कैसे आपकी बात पर कह दें? आनंद शर्मा जी खारिज कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहते नहीं जा रहे हैं तो हम आपकी बात माने कि अपने वरिष्ठ नेता की बात माने? ठीक है सर, आप अपने वरिष्ठ नेता की बात मानिए, लेकिन ये जो मुलाकात हो रही है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आलोक जी, ये जो टूट है कांग्रेस पार्टी में, या फिर अभी तक ये जो टूट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो गुटबाजियां निकल के सामने आ रही है, क्या एक मुख्य वजह ये भी है कि सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं? और ये टूट की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े चेहरे टूट के चले गए। ममता बनर्जी की बात करें, शरद पवार की बात करें, या फिर कई और चेहरों की बात करें, आपकी पार्टी में भी कई कांग्रेस के नेता आए हैं। ऐसा है नेहा जी, इस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नाम का चीज नहीं रह गया है। ये ऊपर के नेता जो है, ये नीचे के नेता से इनका कोई तालमेल ही नहीं रह गया है। और जो बड़े बड़े नेता हैं इनके यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, अच्छे नेता हैं और बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं है। अब आप यूपी का चुनाव लीजिए, मात्र प्रियंका जी और राहुल गांधी जी वहां पर प्रचार करते नजर आए और कोई तीसरा नेता का कोई नामो निशान नहीं था वहां प्रचार करने में। क्या इनके यहाँ नेताओं की कमी थी? जबकि हमारे यहाँ छोटे से बड़े नेता सबकी फौज उतर गई थी चुनाव में। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे हम किसी भी पद पर हों, तो अगर चुनाव के वक्त हमको पार्टी के हित में जाकर प्रचार करनी चाहिए। लेकिन इनके यहाँ जिसको कहते हैं ना, तारतम्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, चेन की कड़ी टूट चुकी है। और मैंने कहा ना, एक फुल टाइम अध्यक्ष ये 8 साल में नहीं ढूंढ पाए हैं। तो ये पूरा का पूरा कुनबा, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिसएरे, ये डिसएरे में है। इससे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? जब मैंने कहा ना कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है इससे, तो मैंने बहुत सोच समझ के कहा ये बात। अरे अगला पहलवान में अगर कुछ पहलवानी का दम हो तभी तो मेरे साथ लड़ेगा। जब कोई दम ही नहीं है, उसको खुराक ही नहीं मिल रहा, वो बिस्तर पर मरनासन है, तो वो क्या लड़ेगा हमसे? यानी कि आप कुल मिला के कह रहे कि कांग्रेस की अभी स्थिति आ गई है कि उनसे कोई मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, और यही वजह शायद कहा जा सकता है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो एकजुट होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।